बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का आज खसूसी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी मईशत एक साल पहले हिचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुँच चुकी थी, लेकिन अब जो है मईशत बेहतर हुई है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत का एक साल मुकम्मल हुआ है, हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मईशत बेहतर हुई है। हुकूमती दावों में कितनी हकीकत है? हुकूमत को ही पता होगा और उनको मुबारक, उनको एक साल पूरा हो गया, तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और पहली साल के लिए उनको मुबारक हो, और बाकी उनकी कारकर्दगी जो है वो मैं ज़ाती तो नहीं दे सकता। और ख़ास से वो अगर लोगों में जाएँ, आवाम से पूछें तो आवाम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उनको, महंगाई के बारे में और तरक्की के बारे में, करप्शन के बारे में। वो तो वो अवामी सर्वे ज़्यादा होगा। मैं अपनी ज़ाती राय जो है वो महफूज रखता हूँ। 12 पहली साल गिरा मुबारक हो। जब नया नया मैं इसमें स्टार्ट हुआ ना प्राइवेट मीडिया, तो जो शुरू में सबसे पहले जो मैंने इंटरव्यू किया तो वो शहबाज शरीफ साहब का था। पहला इंटरव्यू जिसके ऊपर मैं बैन हो गया, क्योंकि वो ऑन एयर नहीं गया। ऑन एयर जाने से उसको रोक दिया गया और शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। वो समझे कि शायद मैं उसको ऑन एयर नहीं कर रहा, जिस चैनल पे था वो भी उनसे भी नाराज़ हो गए, मुझसे भी नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए शहबाज शरीफ साहब स्टूडियो से चले गए। मैं उनको समझाता रहा शहबाज शरीफ साहब को, सर मैंने नहीं रोका, मियां साहब ये मुशर्रफ साहब की वजह से रोका कि आपका इंटरव्यू ऑन एयर नहीं जाने दिया जा रहा। तो शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। फिर मैं उनको मनाने के लिए पीछे उनके मैंने दौड़ लगाई, शहबाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी अर्सा लगा मुझे मनाने में। फिर उसके बाद एक और शख्सियत जो थी उनका मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों बैन रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को करने की नाकाम कोशिश के बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए, मैं बैन हो गया। फिर मैंने एक और शख्सियत की इंटरव्यू करने की कोशिश की, वो भी ऑन एयर नहीं हो सका, मैं फिर बैन हो गया। कि मैंने अटैम्प्ट क्यों की है इंटरव्यू करने की, वो थे जनाब हमारे मोहतरम एहसन इकबाल साहब। अच्छा, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो हालांकि उनका सियासी इंटरव्यू नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की सियासी पॉलिटिकल दोनों ने बात नहीं करनी थी, लेकिन वो इंटरव्यू इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने जो है वो तकरीबन वैसी ही बातें जो आज उन्होंने की हैं ना, यही बातें इन्होंने उस इंटरव्यू में की थी। कमाल की बातें की। और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 2001-2 की। तो इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाता तो हम इस वक्त तक एशियन टाइगर बन चुके होते, या कुछ ऐसी बात उन्होंने की। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं G20 में, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो इन सारी शख्सियात की वजह से एक एक बैन मेरा हो चुका है। बाय द टाइम इनकी हुकूमत आई 2007 में, तो कुछ तो शहर लोग भी जालिम सन, सानू मरंदा शौक जो जितना था वो इनकी वजह से बैन होता। हर थोड़े दिनों के बाद मैं अटैम्प्ट करता था कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू हो जाए, बैन हो जाता था। बड़ी मुश्किलों से जो है वो खुदा खुदा करके इनकी हुकूमत आई, और जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद ये हुआ कि वो जो मुशर्रफ साहब के दौर का रिकॉर्ड टूट गया, मतलब इतने बैन लगे उसके बाद। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को देख के यही सोच रहा था, मैंने कहा इनको शायद याद आई, मीडिया लाइट्स वाइट सारी देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो उनको याद आया कि पहली दफ़ा ये टीवी पे जब आए थे तो क्या हुआ था तो बड़ा तमाशा लगा था। लेकिन ये कि ये मान गए थे, फिर मतलब ये मान गए थे कि क्योंकि इनको असल में समझाना मुश्किल हो रहा था कि ऑन एयर नहीं जा पा रहा, तो क्यों नहीं जा पा रहा। तो इनका ख्याल था कि शायद हम नहीं उसको कर रहे। तो अच्छा 3-4 दफ़ा हुआ ना, ये आके बैठे, फिर उठ गए, फिर हमने कहा कि नहीं आप बैठे, अभी ऑन एयर जाने लगे, फिर ये गड़बड़ हो गई। फिर उधर से आया कि नहीं जी खबरदार, इनका इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब को जो इंटरव्यू चलाएगा तो वो मतलब सख्त अंजाम से दो चार होगा। इस तरह का कोई इतना सख्त तो नहीं मैसेज आया था, मगर उसका कोई लुबे लुबो ऐसे ही था, तो जा ही नहीं पा रहा था। तो पूरे अटैम्प्ट किए हमने। उससे राशिद कुरैशी साहब थे, ICR को देख रहे थे, और उनसे बात हुई, उनसे भी रब्ता नहीं। उन्होंने कहा भाई आप ये बात करें, हामिद जावेद साहब से बात करें, उधर तक पहुंच नहीं थी, तो गड़बड़ हो गई सारी। लेकिन ये है कि ये चले गए, मैं बैन हो गया कि मैंने वो अटैम्प्ट किया इनका इंटरव्यू करने की। तो चैनल हमारे मार खान वो भी आ गए, उनसे भी नाराज़ हो गए। बहरहाल अल्लाह ने खुश रखे, पहली सालगिरह इनको मुबारक हो।
लेकिन ये है कि ये चमकती दमकती लाइटों में मैं आज देख रहा था ना, इनको तो मुझे ख्याल आया हमारा बड़ा छोटा सा स्टूडियो था, ये आए बड़े बड़े अच्छे माहौल में सारा हो रहा था ना सिलसिला, मगर जब इंटरव्यू नहीं चल पाया ना इनका, तो फिर ये नाराज़ हो गए। और नाराज़ इनकी कोई संजीदा नाराज़गी नहीं थी, मतलब बस कहते हैं कि आपने क्या मतलब है कि बस होता है ना, माइक वाइक फेंक दिए उन्होंने इधर उधर गुस्से में। इनको इनकी ये जो है ना मतलब है कि जिसे कहना चाहिए ना कि वो दिल से नाराज़ नहीं थे, दिल से नाराज़ी हो भी नहीं सकते, दिल से नाराज़ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दिल से नाराज़ नहीं हो सकते हैं। तो मुझे पता ही मेरी आज सारी जितनी मैंने तारीफें इनकी की उसके बावजूद ये दिल से नाराज़ नहीं हो सकते, तो इनको मैंने मना लिया था। मैंने फिर समझ में कहते हैं हाँ यार ठीक है, मगर ये कि ऐसे बस आप, तो बहरहाल महंगाई की क्या सूरत हाल है, बाकी क्या मामला हैं वो तो खुद देखें, अरेंजमेंट कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो और एहसन इकबाल साहब की तो बड़ी टेक्नोक्रेटिक गुफ्तगू थी उस वक्त भी। उन्होंने ये कहा कि यार ये 25 साल प्रोग्राम मैं बना रहा था जो एशियन टाइगर बना था पाकिस्तान ने, और उनके पास बड़ा उस वक्त जेन्युइन, मैं उनकी बातें जब सुन रहा था ना एहसन इकबाल साहब की, तो वो वाकई यानी लेस पॉलिटिकल मोर टेक्नोक्रेटिक, यानी वो कह रहे थे कि यार ये देखें डॉक्टर साहब इस तरह से बातें में ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती, रुक गया पाकिस्तान। तो लेकिन वो भी नहीं चल पाया इंटरव्यू, तो बड़ी यादें हैं। देखें अब आगे किस तरह से होता है। डॉक्टर साहब के साथ भी बड़ी यादें हैं, मगर वो भी नई बयान की जाएँ तो बेहतर है। बहरहाल सबसे मेरे ख्याल से जो अच्छी बात हुई है ना इस एक साल में जी, वो है जो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गया, और डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गया, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस में तो देखें मईशत, ये तो एक आर्जी सा है ना कि हम नहीं गए, अब आइंदा भी नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह खैर से निकल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई मामला ठीक नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे थे ना, एक साल में हमारे स्कैंडल नहीं आया, खुदा का वास्ता मियां साहब, मतलब इतना ज़्यादा भी कोई हमारा स्कैंडल नहीं आया इसलिए नहीं कि आने नहीं दिया जा रहा। तो अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की ज़ात की बात है, पूरे मुल्क की बात है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आप करेंगे और आप छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक जो है वो मुल्क की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती। मतलब ये उसका लाजिम हिस्सा है कि आप अकाउंटेबिलिटी करें। और अकाउंटेबिलिटी का ये नहीं कि नैब की तरफ बना लें कि वो सोना लॉगर जैसे हो गया था मसला, या बाकी मसले या इस वक्त जो चल रहा है खान साहब के साथ चल रहा है, बाकी सारे या तो आप अक्रॉस द बोर्ड करें या ना करें। और जब नहीं करेंगे आप, तो किसी भी मुल्क में कहीं पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी के बगैर, और चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो वो अब एक ऐसा अरेंजमेंट ऐसा है कि जिसमें औरंगज़ेब साहब है, ये पॉलिटिकल नहीं है। एक आध दिन की कोई बात भी आई कि कोई इन्होंने किसी को हटाया किसी मतलब, लेकिन उससे हट के ओवरऑल ये कैसे इकॉनमी को मैनेज कर रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से, और उसमें डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान नहीं गया, और आगे जो है वो किस तरह से हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था वो औरंगज़ेब साहब की मिनिस्ट्री को था, और उसमें वो ठीक गए। एक आध वाक़या जो ये हुआ है, लेकिन वो भी अगर उनको ये अकाउंटेबिलिटी साथ चल रही होती ना, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती कि वो अकाउंटेबिलिटी भी करती, उनकी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी उनकी वजारत ने क्या करनी है, यानी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी भी हो रही होती, करप्शन का खात्मा भी होता, ये वजारतें भी कम होती, 50-51 जो हो गई हैं ना होती, तो वो मेरे ख्याल से औरंगज़ेब साहब अच्छा डिलीवर करते, मुल्क की मईशत ज़्यादा बेहतर खड़ी कर देते। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे मेरे ख्याल से एक बात जो वाहिद बात अच्छी हुई है, अच्छी बात ही बता सकते हैं, बाकी तो तवील लिस्ट तो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हालात के मुताबिक। तो अच्छा काम ये हुआ है कि हम उस तरफ नहीं गए, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गए बिलाशुबा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम डिट्रैक्ट नहीं हुए। हम मतलब है कि पूरी दुनिया इस वक्त उथल पुथल है ना, तो उथल पुथल दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी तरफ गड़बड़ नहीं कर गया, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर वो कोई भी पोजीशन ले सकता है इस वक्त, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अच्छी मजबूत लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करे, ताकि वो हवा के झोंके के साथ ना भेजे। हम हवा के झोंके के साथ नहीं बह रहे, हम एक अपने आप को ना कदम रख के खड़े हुए हैं कि भाई ना इधर गए हैं बिल्कुल ना उधर गए हैं, और इधर हम देख रहे हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने। लेकिन ये है कि झकड़ चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तूफ़ान आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो दरमियान में जो शख्सियत गई है इन तूफ़ानों के भूचालों की नज़र हो गई है, वो तो ज़ेलेंस्की हैं। अब ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के अंदर बैठी हैं, यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जो हैं वो फ़ौजी इमदाद देंगे, और फ़ौजी इमदाद देंगे हम 800 बिलियन यूरोस की। और सारे जो यूरोप के मुल्क हैं
जो 27 यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो 1.5 बिलियन उनको लोन्स दिए जाएंगे, वो लोन्स जनरेट करें। और उसके साथ 800, ये जो यूरोपीय यूनियन की सदर हैं बड़ी ज़बरदस्त खातून हैं वन der Leyen, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। यूरोपीय यूनियन की सदर हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट भी है, लेकिन वन der Leyen के पास अथॉरिटी नहीं है इस बात की, उनके नीचे कोई फ़ौज नहीं आती। तो लेकिन वो ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन के कमीशन को हेड करती हैं, तो वो सारे ममालिक से कह रही हैं अब हर मुल्क की अलग पॉलिसी है और हर मुल्क जो है वो किसी तरह से, पोलैंड कुछ और सोच रहा है, हंगरी कुछ और सोच रहा है, जो ये बेचारे 3 तो फारिग ही हो गए ना बीच में। बड़े प्यारे मुल्क, खूबसूरत मुल्क हैं। अल्लाह ताला मेरा ख्याल से जंग बंदी जल्दी करे तो लैटविया, लिथुआनिया और जो ये जो बेल्टिक स्टेट्स हैं तीनों, लैटविया, एस्टोनिया, और तो ये जो ममालिक हैं इनको ज़ाहिर है कि बेल्टिक स्टेट्स को प्रॉब्लम आ गई है। और ये प्रॉब्लम जो है वो इसलिए आ गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा ना कि पोलैंड के तो हम साथ हैं लेकिन इनका क्या बनेगा वो हमें नहीं पता। तो अब इशू ये है कि लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और ब्लैक सी और पोलैंड जो है वो, उसके बाद ये दाएं तरफ देखें आप या जनूब में देखें तो पोलैंड आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो रशिया है ऊपर। तो ये 3 रियासतें जो कि बाल्टिक सी के बिल्कुल साथ हैं, ये बिल्कुल आप देखिए कितना दूर है इनसे वेस्टर्न यूरोप कितना दूर है। बाल्टिक सी आ रहा है दरमियान में भी, रोड अगर आप मेन लैंड से जाते हैं तो जर्मनी, उधर से उधर, तो ये, लेकिन मेरे ख्याल से रशिया जो है वो ज़ाहिर है कि कोई ऐसा, मतलब ये ठीक रहेंगे तीनों ममालिक। ये वो है जिनको न्यू यूरोप कहा था रम्सफील्ड ने, क्योंकि ये नए नए शामिल हुए थे ना 2004 में नेटो में, तो रम्सफील्ड बड़े खुश थे, इनको बहुत लड्डू पेड़े खिला रहे थे जाके डोनाल्ड रम्सफील्ड कि भाई ये ओल्ड यूरोप तो पुराना है, थका हुआ है, फजूल है, क्योंकि ओल्ड यूरोप जा नहीं रहा था उस वक्त इराक वॉर में, तो इसको न्यू यूरोप कह रहे थे। इनको 2004 में शामिल कर लिया था नेटो में और ये लोग बड़े खुश हो रहे थे। अब ये सबसे ज़्यादा परेशान है रियासतें, क्योंकि वो जो रिवर्स निक्सन या रिवर्स किसिंजर या जो भी है, जो भी चल रही है थ्योरी, उस तरफ जाता है मामला, नहीं जाता वो बात की बात है। लेकिन अमेरिका ने तमाम एड जो है वो बंद कर दी है यूक्रेन की, तमाम एड, फ़ौजी एड बंद हो गई है, साथ ही वो साइबर की उनको ऊपर जो कवर था वो भी बंद हो गया है। और जो क्रेमलिन है उनकी तरफ से खुशामदीद कहा गया है इस फैसले को, कि ये जो फैसला ही बड़ा अच्छा फैसला है जो ट्रम्प इंतज़ामिया ने किया है। और वो ये कहते हैं कि जी इसमें ट्रम्प इंतज़ामिया का फैसला बड़ा अच्छा है और ये जो है ये सैंक्शंस उठा ली जाएंगी रशिया के ऊपर से आने वाले चंद दिनों में, ये भी अंदिया दे रहे हैं। थोड़े घंटे के बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी हंगामा खेज तकरीर करने वाले हैं कांग्रेस से। ये स्टेट ऑफ यूनियन नहीं होगी, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह होगी, कोई 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब, लेकिन आज की रात यानी जो अमेरिका में दिन शुरू हुआ है तो शाम को अमेरिका में वो स्पीच होगी, कांग्रेस का मुश्तरका इजलास। स्टेट ऑफ यूनियन नहीं है, उसकी वजह मैंने बताई थी कि वो स्टेट ऑफ यूनियन का एक टेक्निकल इशू है, तो बहरहाल स्टेट ऑफ यूनियन कहें या कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से कहें, वो खिताब होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो खिताब, और उसमें यकीनन बहुत से ऐलानात ये करेंगे। और उससे पहले जो है वो इन्होंने, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जी ज़ेलेंस्की की हमें एक तो पहले कोलिजन ऑफ विलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, वो कोलिजन ऑफ विलिंग वो 24 घंटों में वो तहलील हो गया। अब जो यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उन्होंने नया प्रोजेक्ट जो पेश किया है ये 800 बिलियन वाला, इसका नाम रखा है रीआर्म यूरोप। रीआर्म यूरोप, यूरोप को दोबारा मुसल्लह करो। अच्छा, अब ये रीआर्म यूरोप कब तक चलेगा मुझे इसका भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले तो वो कोलिजन ऑफ विलिंग था। अच्छा, ये अगर रीआर्म यूरोप है तो इसमें क्या बरतानिया है या नहीं है? बरतानिया के बूट्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है, नहीं भेज रहा, अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई। क्या वो बरतानिया फ्रांस का मुश्तरका प्लान था, वो भी अभी तक नहीं पता, कल उस पर इख्तलाफ पैदा हो गया था। अब ये जो है ये तो EU की सदर क्या करेंगी उसमें, जब बरतानिया और फ्रांस कुछ नहीं कर सके, तो एक बड़ा क्योस है जो अभी यूरोप में है। लेकिन इसमें जो ज़ेलेंस्की हैं वो, यूरोप का जो प्रोजेक्ट यूक्रेन था ना वो ख़त्म हो गया है। प्रोजेक्ट यूक्रेन ये था कि ये बफर रियासतें होंगी बीच में, यानी रशिया के और यूरोप के दरमियान जो है यूक्रेन एक बफर होगा, जो तबाही बर्बादी लानी है वो यूक्रेन में लाएं ताकि आगे ना फैले।
ठीक है। और तो यूक्रेन को बफर जोन बनाना था। अब यूक्रेन के वो जो 4 इलाके जो कल भी मैंने कहा था, तो वो तो वापस मिलने से रहे और वो चले गए यूक्रेन के पास, वो चले गए रशिया के पास। और यूक्रेन का जो बाकी, जब तक ये जंगबंदी नहीं होगी, जब तक ये बात नहीं सुनेंगे, तो रशिया तो मुसलसल आगे बढ़ रहा है, रशिया तो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ये जो 2 रियासतें हैं, इनको, इनमें तो रशियंस अक्सरियत में, रशियन स्पीकिंग लोग अक्सरियत में, तो इन्होंने तो ऐलान कर दिया है अपनी आज़ादी का। और इनको, आपको पता है इन 2 रियासतों को सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? पहले मुल्क जिन्होंने तस्लीम किया था इनको, सीरिया, शाम, बशारुल असद। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या जो अहमद शारा ने आने के बाद क्या वो पॉलिसी बरकरार रखी है कि नहीं। इन रियासतों को सीरिया ने एक्सेप्ट कर लिया था इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे। अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं किया था, बाकी दुनिया ने नहीं किया था, सीरिया ने कर लिया था। तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि अहमद शारा जो है, क्योंकि अहमद शारा की बात हो चुकी है प्रेसिडेंट पुतिन से, ये ध्यान में रखें। पुतिन और अहमद शारा जो है वो एक पेज पे आ चुके हैं। बशर अल असद के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा रशियन पॉलिसी को। और वो अपनी बेसिस भी शायद सीरिया में रखेंगे। पहले जो बात थी कि शायद रशिया निकाल ले, लेकिन अब मेरे ख्याल से रशिया रखेगा अपनी बेसिस को यहाँ पे, लीबिया में भी रखेगा और सीरिया में भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये बफर स्टेट बनाना था दरमियान में, और बफर स्टेट होगी और ये दरमियान में जो है वो जंग चलती रहेगी और ये होगा और वो होगा और फलां होगा। ये पैसों की जो बात कर रहे हैं ना, देखें ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, वो देख रहे हैं इसको इकोनॉमी की नज़र से, 300-350 बिलियन, 300 बिलियन। हम लोग उसको देख रहे हैं इसको जियो स्ट्रेटेजिकली, अपनी सबकी जो देखें ना, जो वो अगर उसको पैसों के हवाले से देख रहे हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ, आप इतने पैसे वापस करो, इतने पैसे लाओ, ये करो, पैसों के लिहाज से देख रहे हैं। कुछ मुल्क इसको जियो स्ट्रेटेजी के हवाले से देख रहे हैं। जो यूरोप है इसको वहीं फंसा हुआ है कि ये वही सोवियत, कोई बहुत ही सोवियत यूनियन से नफरत करने वाले लोग हैं, या रशिया से। सोवियत यूनियन के दौर में तो ज़ाहिर सर्द जंग चल रही थी तो एक था, लेकिन जो रशिया तो बाद में आ गया था यूरोप के साथ, तो रशिया के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, वो तो G8 बन गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद वो सारा बैंकिंग अरेंजमेंट, सारा रशिया तो स्विफ्ट का हिस्सा दुनिया के साथ शामिल हो गया था बाकायदा। रशिया जैसे चाइना इससे शामिल है अपने सिस्टम को रखते हुए, पार्लिमानी जमहूरियत के बगैर, जो भी उनका निज़ाम है, एक पार्लिमानी जमहूरियत तो है ना, वहाँ पर भी ड्यूमा है, सब कुछ है, लेकिन अपना सिस्टम जैसा भी है उनका, तो वो आ गए थे वेस्ट के साथ। फिर जॉर्जिया में फटा हुआ तो वहाँ से मामला ख़राब हुए। एनीवे, अब यह है कि पुतिन जंग जीत चुके हैं। क्या ज़ेलेंस्की किस तरह हारते हैं? डील करके हारते हैं, डील के बगैर हारते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स का एग्रीमेंट साइन करके हारते हैं, उसके बगैर हारते हैं। यूरोप में से कौन उनके साथ खड़ा होता है, कौन साथ नहीं खड़ा होता, ये तय हो गया कि पुतिन जीत गए। पुतिन जीत गए क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुकाबले पे यूरोप में तो कोई उनसे नहीं लड़ेगा। ना कोई यूरोप के पास फौज है, ना उनकी आर्मी बनेगी यूरोप की, वो ब्लीड होंगे। जितना ज़्यादा वो ज़ेलेंस्की का साथ देंगे वो ब्लीड होते जाएंगे। अब उन पर टैरिफ्स आएंगे। ब्लीड से मतलब ये है कि वो इकॉनमी ख़राब होती जाएगी, ये होता जाएगा, और उधर वो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही है और किसी मीटिंग शुरू हो जाएगी उनकी। और कल जो है वो शाम को एक और जो है वो उन्होंने प्रेस के साथ खिताब किया, उन्होंने प्रेस टॉक की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसमें उस प्रेस टॉक में जो है उन्होंने जो ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके जो CEO हैं वो उसके साथ थे, उनके साथ खड़े हुए थे, और साथ डेविड सैक्स थे। डेविड सैक्स जो हैं वो जाहिर है कि ये पेपॉल में रहे हैं पहले, और फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त टेक के आदमी हैं। और जो AI और क्रिप्टो का सारा मामला है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये देख रहे हैं, वो भी साथ थे। अब ये जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी जो TSMC, ये जो है इन्होंने ऐलान किया कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ताइवान की कंपनी करेगी अमेरिका में। ये जो TSMC है ये सेमीकंडक्टर बनाती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो है आजकल की दुनिया में टेलीफोन से लेके और हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें तसव्वुर भी नहीं है कि आप सेमीकंडक्टर्स के बगैर कुछ सोचें। अच्छा, अब मसला ये है कि जो 100 बिलियन, इससे पहले जो है वो 65 बिलियन की ऑलरेडी वो ताइवान की जो कंपनी है वो
TSMC वो इन्वेस्ट कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है 65 बिलियन का एरिजोना में। अब उन्होंने कहा एरिजोना से हटके हम 100 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यानी 165 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये देखें, ये इसलिए हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि अब ये यहाँ आ जाएंगे तो टैरिफ नहीं लगेंगे, अगर ये बाहर बनाते रहते तो टैरिफ का शिकार हो जाते। तो हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग बिजनेस अमेरिका में आके करें, क्योंकि यहाँ करेंगे तो टैरिफ का निशाना नहीं बनेंगे वो। अच्छा, अब उसके साथ ही मसला लेकिन ये है कि क्यों ये जो TSMC है ये सबसे ज़्यादा, यानी एप्पल का जो एप्पल इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। एप्पल जो अपना आईफोन बना रहा है, आईपैड बना रहा है, ये सारा वो सबसे बड़ा कस्टमर है। फिर एनवीडिया वाले वो जो कि उनकी अपनी भी एक अलग दुनिया है, उस पर बाद में बात कभी करेंगे हम, लेकिन वो भी इनके कस्टमर हैं जो TSMC के। अब ये सारे के सारे मूव हो रहे हैं ताइवान। तो ताइवान के अंदर एक बेचैनी है कि भाई हमारा सारा काम अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अमेरिका में तो हमारा क्या बनेगा? हमारा सारा काम अमेरिका शिफ्ट हो तो चाइना खा जाएगा जियो स्ट्रेटेजिकली, तो फिर हम सारे उठ के अमेरिका ना चले जाएंगे। बिजनेस भी हमारा सारा, ये क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजी भी अगर हमारे पास से जा रही हैं तो फिर हमारी ज़रूरत क्या रह जाएगी यहाँ पे? यानी वो अच्छा उन पर भी टैरिफ होगी ना, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि ये ताइवान जो है ज़्यादा पैसे स्टील कर रहा है हमसे। तो वो एक तरह से प्रेशर में भी आए, वो उन्होंने जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने कहा देखो और इन्वेस्टमेंट करोगे तो टैरिफ से बचोगे, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि तो ताइवान के अंदर, अच्छा पहले जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी कि 5 नैनोमीटर तक की जो चिप्स हैं, मैं मुख्तसर से बात करके आगे निकलते हैं। 5 नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या है ये पहले भी बात कर चुका हूँ। 1 मीटर का 1 अरब हम हिस्से कर दें 1 बिलियन 1 मीटर के, तो वो 1 नैनोमीटर होता है। एक जो इंसान का बाल है, ह्यूमन हेयर, वो 80,000 एवरेज 80,000 नैनोमीटर मोटा है। 80,000 नैनोमीटर एक इंसानी बाल एवरेज। वैसे 1,20,000 नैनोमीटर तक हो सकता है या 60,000, तो एवरेज वो जो इंसानी बाल है वो 80,000 नैनोमीटर है। और जो चिप तैयार हो रही है वो 2 नैनोमीटर की हो रही है। एक इंसानी बाल की मोटाई 80,000 नैनोमीटर है और एक जो चिप तैयार हो रही है इस वक्त वो 2 नैनोमीटर की है। इन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो इन्होंने कहा था कि हम 5 नैनोमीटर तक की चिप्स को आपके पास ले आएंगे, अमेरिका में ले आएंगे, लेकिन 2 नैनोमीटर की दुनिया में कोई तैयार नहीं कर रहा, तो हम 2 नैनोमीटर की नहीं लाएंगे। 2 नैनोमीटर की हम ताइवान में रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं था। हमारे पास कोई लेवरेज तो रहे कि भाई हम 2 नैनोमीटर की चिप बना रहे हैं, चिप्स। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं 2 नैनोमीटर की भी लेकर आओ। तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा कि फैब यानी चिप की जो फैक्ट्रीज या कंपनीज हैं वो फैब्स कहलाती। उन्होंने कहा कि फैब्स जो हैं ये यहाँ पर आके 2 नैनोमीटर की भी तैयार करेंगी और ये हेयर के ऊपर बाल की जो बिल्कुल नोक है उसके ऊपर चिप आ जाती है और पूरी इंसानी इंटेलिजेंस जो है वो एक बाल की नोक के ऊपर आ जाती है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक इंसानी बाल जो है उसमें आप देखें, अगर हम हेयर स्ट्रक्चर देखें ना, सेकंड में जल्दी से तो कह के निकलता हूँ, बात क्योंकि इंटरेस्टिंग है इसलिए हमें अंदाजा होगा हम कहाँ खड़े हैं। एक इंसानी बाल जो है वो है 40,000 से 1,20,000 नैनोमीटर तक, ठीक है। 2 नैनोमीटर की चिप की बात हो रही है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ये जो पिन नीचे नजर आ रही है आपको, एक पिन, ये 1 मिलियन 10 लाख नैनोमीटर इसकी मोटाई है। 10 लाख। हम बात कर रहे हैं चिप कितनी, 2 नैनोमीटर की। अच्छा, और उसके बाद जो एक DNA 2.5 नैनोमीटर, वो जो ऊपर आपको रेड ब्लड सेल छोटा सा जो खून का खलिया है 7,000 नैनोमीटर। 7,000 नैनोमीटर। DNA 2.5 नैनोमीटर, ठीक है। ये नैनोमीटर आप देखें कि, और ह्यूमन एयर जो है 50,000 से 1 लाख। तो सवाल ये है कि जो हम हैं वो चले गए हैं इस वक्त 2 नैनोमीटर पे। तो ये ताइवान वाले रेजिस्ट कर रहे थे कि जी 2 नैनोमीटर की जो चिप्स हैं वो हम अपने पास ही रखेंगे और हम अमेरिका लेकर नहीं आएंगे, लेकिन कल उन्होंने सरेंडर कर दिया। कल वो 2 नैनोमीटर की, इतना प्रेशर इतना शदीद आया, लेकिन उसके बाद ताइवान में हंगामे शोर शराबा शुरू हो गया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी देर पहले ताइवान की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं ये डील फाइनल नहीं हुई।
अच्छा, ये डील फाइनल अगर हो जाती है ना तो ताइवान के पास से जो एक एज है ना वो निकल जाएगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहें तो मैं एक तो उनको सजेस्ट करूँगा कि 5th वो टॉम्स हार्डवेयर को पढ़ लें। TSMC कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 नैनोमीटर एरिजोना में। 5 नैनोमीटर उन्होंने 21 फरवरी फैब जो है वो 21 तक उन्होंने तैयार करने का ऐलान किया था 2022 में। अच्छा, फिर उसको रॉयटर्स ने ये कहा कि अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद हम एशिया फाइनेंशियल को देख लें। ताइवान सेज के TSMC नॉट अलाउड टू मेक 2 नैनोमीटर चिप्स अब्रॉड फॉर नाउ। 2 नैनोमीटर पे अड़ा हुआ था ताइवान। अच्छा, ताइवान न्यूज़ ने फिर ये कहा कि लार्ज मेजॉरिटी, ये चंद रोज पहले, अपोजिट ट्रांसफर ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू US। ठीक है, उसके बाद फिर ताइवान न्यूज़ ने ही ये बात कही कि ताइवान TSMC विल नॉट प्रोड्यूस 2 से लेके 1.6 नैनोमीटर चिप्स इन US नेक्स्ट ईयर। अच्छा, फिर ताइवान न्यूज़ एनालिस्ट सेज के ये जो TSMC की इन्वेस्टमेंट है US की, इट विल नॉट वीकन ताइवान एडवांटेज। ये आज की हैं, ठीक है। उसके बाद ताइपी फियर्स की वाशिंगटन फॉरेन पॉलिसी इज़ वीकनिंग इट्स सिलिकॉन शील्ड। ये सिलिकॉन शील्ड है ना उनकी, कि भाई सिलिकॉन वैली के मुतबादिल ये बनाई थी ना ये कंपनी पूरी। अच्छा, ब्लूमबर्ग फिर आज ये जो है ये उनके मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ शोर शुरू हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो ब्लूमबर्ग में फिर उनके मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि कंसर्न्स कि ये TSMC जो है ये अमेरिकनाइज्ड हो रही है, इसको ये ओवर ब्लोन है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको नहीं किया जा रहा। अच्छा, फॉर्ब्स ने आज लिखा कि ताइवान US पेट हाईलाइट द सेमीकंडक्टर एनर्जी डायलेमा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ अर्से पहले, मैं इससे सजेस्ट कर रहा हूँ उसको पढ़। अच्छा, ये इन्होंने कहा, ये यहाँ से देखें, ये फॉर्ब्स ने जो लिखा है, इससे पहले जाएँ, उन्होंने कहा वाई द वर्ल्ड इज ट्रांसफिक्स्ड ऑन अमेरिकाज नीडलेस एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म अमेरिकन लाई यूक्रेन, अनदर अमेरिकन लाई हैज़ कम अंडर फायर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उधर से वो चिप्स ले गए वो ताइवान के पास से। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ अर्से पहले कहा था कि ताइवान इज होम टू TSMC द वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप मेकर एंड सिक्स नेक्स्ट टू वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग लेन्स। तो अमेरिका का क्या बनेगा, इससे बेहतर है कि यहाँ लेकर आए। ये इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चल रही है। 2022 में ही इन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आई ऑफ द स्टॉर्म ताइवान इज कॉट इन अ ग्रेट गेम ओवर माइक्रो चिप्स। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था ताइवान डाउट्स अबाउट अमेरिका आर ग्रोइंग दैट कुड बी डेंजरस। अच्छा, फिर गार्डियन ने ये 2023 में लिखा था कि कोल्ड वॉर 2.0 विल बी रेस फॉर सेमीकंडक्टर नॉट आर्म्स। अगली जो रेस है वो टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स की है, वो हथियारों की रेस नहीं है। और 2024 में फिर उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने लगाया, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें आर्टिकल है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ चिप्स ताइवान सिलिकॉन शील्ड। ये शील्ड थी उनकी। हाउ कैन द आइलैंड रिलाई ऑन इट चिप मेकिंग इंडस्ट्री टू डेटर। चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया, हमला कर दिया, तो पूरी दुनिया की तो ख़त्म हो जाएगी सप्लाई। पूरी दुनिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीफोन्स आगे पीछे दाएं बाएं, वो तो बंद हो जाएंगे सारे। तो ये जो है ये उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि TSMC रीफर्म्स कमिटमेंट टू ताइवान डिस्पाइट US चिप पुश। यानी ये इन्होंने दबाव में आके इन्होंने प्रेशर कर दिया अल्लाह। उसके बाद जो है ना, लेकिन अभी शाम को, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से खबर आ रही थी कि ये जो है ना ये गार्डियन में 28 में कोट कर दूं कि ताइवान ने फिर वजाहत की है कि 28 कि उनकी जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है विल नॉट गो टू US अंडर 100 बिलियन ट्रम्प डील में, क्योंकि वहाँ पे शोर शुरू हो गया है। ठीक है ना, और ये असेसमेंट अपोजिशन कह रही है कि ये डिफेंस ख़त्म हो रहा है, ये डील करके अपने डिफेंस पे, तो हुकूमत वहाँ पे जो है वो पीछे गई है। और फिर उसके बाद रॉयटर्स में 29 इम्पॉसिबल फॉर US टू गिव अप इंडो पैसिफिक ताइवान। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये डील होने के बाद, आज की उनकी खबर है कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि उधर अपोजिशन ने कहा है कि आपने तो बेच दिया है, सारा कुछ बेच दिया, एक ही तो चीज़ थी हमारे पास, चिप्स थी हमारे पास, वो आपने उसका मुआहदा कर लिया उनके साथ। अच्छा, तो ये ताइवान का इशू। दूसरा जो मामला है जो बड़ा गंभीर हो गया है वो हो गया गज़ा का। अच्छा, अभी इसको ताइवान को ज़रा हम जोड़ते हैं गज़ा के साथ, लेकिन रशिया में कुछ और हो रहा है। रशिया में कुछ और हो रहा है, ये वेस्ट एशिया में और गज़ा में एक और कहानी पक रही है और वो लिंक हो रही है। अब नेतन्याहू किसी तरह से लिंक हो रहा है, उनका कुछ ताल्लुकात उनके निकल रहे हैं मोहतरम जनाब ज़ेलेंस्की के साथ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी आनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया, हमारी जो मखसूस नशिस्तें वो हमारा हक है।
हक़ तो दें, नहीं है तो ना दें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि अब ज़ेलेंस्की तो उधर फारिग हो गए, मतलब रशिया के साथ डायरेक्ट जो है वो अमेरिका की बात हो रही है, लेकिन अगला जो नंबर है और जो बड़ा सान्या है, बड़ा जो जेनोसाइड है वो गज़ा में हुआ है। और ना सिर्फ गज़ा में हुआ है बल्कि वो मगरबी किनारे पे भी पिछले चंद दिनों से उन्होंने मदद भी रोकी हुई है और सारा। लेकिन अगला नंबर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है नेतन्याहू का। ये दोनों, इन दोनों को अमेरिका डंप करके फेंक देगा। और उसका सबसे बड़ा जो दो बातें बड़ी अहम हुई हैं आज। एक तो ये है कि काहिरा में अरब इजलास, अरब समिट हुई आज, और वो उसकी सदारत जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी ने की है। वहाँ पे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने नुमाइंदगी की है, बहरीन के बादशाह थे, वहाँ अहमद शारा मौजूद थे, सीरिया से बाकी तमाम ममालिक, खलीजी रियासत मौजूद थे, और सब ने मिस्र के गज़ा प्लान को मंजूर कर लिया। अब ये मिस्र का जो गज़ा प्लान है ये है 5 सालों का, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके 3 जो हैं वो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो ये है कि 5 सेक्टर्स में गज़ा का जो इलाका है उसको एक रफ़ा, एक खान यूनस, एक देर बला, एक गज़ा सेंट्रल जो सिटी है, एक नॉर्थ गज़ा, यहाँ पे 6 महीनों के अंदर अंदर पहले तो पहला जो मरहला है उसमें 20,000 घर उसमें तामीर होंगे फ़ौरी तौर पे, और 20,000 घर होंगे। उसके बाद कमर्शियल सेंटर्स होंगे, सर्विस एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर्स होंगे। फ़लस्तीनी गज़ा में ही रहेंगे, फ़लस्तीनी गज़ा में ही रहेंगे, गज़ा से बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद उनके लिए पार्क्स फ़ौरी तौर पे तामीर होंगे, मसाजिद तामीर होंगी, सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद जो है ये 6 महीने में $3 बिलियन की फ़ौरी तौर पे जो है वो उसमें मलबा हटाया जाएगा, ख़ास तौर पे सलाहदीन सेंट्रल एक्सेस एरिया से, और 12 मिलियन के लिए 6 महीने के अंदर अंदर जो है 1.2 मिलियन लोगों के लिए जो है वो 20,000 की टेम्प्रेरी हाउसिंग तैयार कर दी जाएगी। इस दौरान वो सारा मलबा हटाया जाएगा। और उसके बाद 60,000 जो घर हैं जो पार्शली डैमेज हैं उनको ठीक उनकी मरम्मत की जाएगी, देखा जाएगा फौरी तौर पे, इंजीनियर्स दाखिल हो जाएंगे। और ये जो पहला फेज़ है ये इसका तो 6 महीने का, लेकिन 2 साल तक जारी रहेगा, 20 मिलियन। और 2 साल के अंदर जो है वो 2 लाख मुकम्मल तौर पे घर इसमें तैयार होंगे, 60,000 यूनिट्स होंगे, और ये 2 साल के अंदर पूरा होगा। कई बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी इसमें, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी से भी इसी एक तो प्लान मंजूर हो गया आज, लेकिन अब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और दूसरी इसमें बात इंपॉर्टेंट पे, दूसरा जो मरहला है वो 2.5 साल का होगा, $30 बिलियन खर्च होंगे, उसमें मजीद 2 लाख घर तैयार होंगे 1.2 मिलियन लोगों के लिए, और उसमें जो है वो एयरपोर्ट भी तैयार होगा गज़ा का। और फिर जो तीसरा मरहला है ओवरऑल उसमें जो है वो एयरपोर्ट तैयार होगा, रोड्स बनेंगी, सारा कुछ होगा, उसमें इंडस्ट्री, टूरिज़म, सर्विसेज, होटल्स, फिशिंग के लिए सारा कुछ होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 53 बिलियन का जो ये प्रोजेक्ट है, ये यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोनर कंट्रीज़ बहुत सारी, डेवलपमेंट बैंक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स, और ये सारा का सारा जो है ये इसमें ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इसकी पूरी कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, तुर्की, पाकिस्तान भी इसमें यकीनन किसी न किसी तरह से अपना रोल प्ले करेगा। सारी दुनिया इसमें रोल अपना प्ले करेगी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गज़ा। और साथ ही इसमें वहाँ पर जंगी कार्रवाई, इस प्लान का जो पॉलिटिकल एंगल है कि वो जंगी कार्रवाई जाहिरियत को, सेटलमेंट्स को फौरी तौर पे इसराइल रोकेगा मगरबी किनारे में। यहाँ तो सीज़ फायर है ना, अभी यहाँ तो उन्होंने इमदाद बंद की है, वो भी खोल देंगे, वो इनका हो गया, मंजूर हो गया। और उसके बाद जो है इसका पॉलिटिकल एंगल ये होगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट पाथ की तरफ बढ़ेंगे आगे। और इसमें जो है वो पैलेस्टीनियंस की उनके राइट्स, डिग्निटी, 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, और सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी, और इजरायली सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है वो अंदर जो सिविलियंस को नहीं मारा जाएगा, चाहे वो फ़लस्तीनी हो चाहे कोई और हो, उनको कंडेम किया जाएगा, वहाँ पर टेररिज्म नहीं होगा, पीसफुल जगह बनेगी, फ़लस्तीनी उसको कंट्रोल करेंगे। और इनको जो है ये US ने, कतर ने, इजिप्ट ने, इन सब ने जो है ये सीज़ फायर को मेंटेन रखेंगे। जॉर्डन और इजिप्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो फ़लस्तीनी पुलिस को ट्रेन करेंगी, बाकी मुल्क भी ट्रेन करेंगे, जितने भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे आगे जाके। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भी होगा इसमें। पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है ना जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए लड़ रहा है साल से।
और उसके बाद जो है वो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की नई शक्ल सामने आएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ पे सारे मामलात को देखेगी, गज़ा में भी और यहाँ पर जो मगरिबी किनारा है, लेकिन वो उसकी नई पॉलिटिकल शक्ल होगी। और यहाँ पे मैं 24th जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, हमास के लोगों ने कहा है इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ पोस्ट वॉर गज़ा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड नेशनल कंसेंसस। अगर सारे फ़लस्तीनी इस पर आमादा हो जाते हैं तो हम वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम हुक्मरानी करें, कोई और भी वहाँ पे कोई ऐसे लोग जिन पे सब, और वो नाम एक्चुअली हैं, वो आ चुके हैं जिन पे हमास के लोग भी एग्री हैं, जिस पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी एग्री। नाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी का होगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का नाम होगा और उसमें सारे मुल्क शामिल होंगे। उसमें जो मगरिबी ममालिक हैं जिन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है गज़ा के लिए, वो भी जो है वो साथ होंगे। जो फ़लस्तीनी रियासत जिनका एक हमेशा पाकिस्तान, मैंने कहा ना पाकिस्तान भी होगा, बाकी सारे मुल्क होंगे। इसे अरब ममालिक तक ना रखें, फ़लस्तीनी इशू एक ग्लोबल इशू है। तो ये मंजूर हो गया। अब इसको वो पेश करने जा रहे हैं और इसको वो अमेरिका मंजूर करने जा रहा है, तो वो थ्रो अंडर द बस नेतन्याहू, प्रोजेक्ट नेतन्याहू ये अब ख़त्म, ठीक है। आगे जो होगा वो होगा, ये मंजूर हो गया प्लान। अरब ममालिक ने मुतबादिल प्लान पेश कर दिया, जिसके जो ट्रंप ने कहा था मुतबादिल प्लान लेकर आओ फिर मेरे पास। तो अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह में यूरोपियन कंपनी है, देखे ना, उनको भी तो चाहिए ना ये चैट जीपीटी और टेक्नोलॉजी। फ़लस्तीनी लोगों ने तो अमेरिकन कंपनीज आए, एप्पल दें, चाइना आए, रशिया आए, सारा वो सारा मिल के उन्होंने नेतन्याहू। तो दूसरी जो इसमें आम बात हुई है वो ये हुई है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन से टेलीफोन पे, उसमें एक बात और डिस्कस हुई थी कि रशिया रोल प्ले करेगा। पहले तो है ना सऊदी अरेबिया करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर बात साइड पे चलेगी। सऊदी अरेबिया अपना बहुत बड़ा रोल है इस वक्त, लेकिन जो असल रोल है वो प्ले करेगा रशिया। रशिया ईरान और ट्रंप इंतजामिया की सुलह करवाएगा, ठीक है। और ये जो है ये एक ऐसी खबर है जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। और ये ब्लूमबर्ग ने आज स्टोरी ये ब्रेक की थी। 20th हम कोट करें, पुतिन एग्रीज टू हेल्प ट्रंप ब्रोकर न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान। अच्छा, इसको जो है ये ब्रेक तो की ब्लूमबर्ग ने, लेकिन उसके बाद इसको ईरान की जो मेहर न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया। 21st रशिया ऑफर्स टू मीडिएट यूएस एंड ईरान। और उसके साथ ही जो है वो ज़ाहिर है कि फिर ये बाकी मुल्कों की तरफ से भी इंडोर्स हो गई। सब ने उसको ब्लूमबर्ग की स्टोरी को उठा के सब ने आगे कर दिया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, एक तो ईरान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान रशिया, लेकिन साथ ही रॉयटर्स ने आज एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी है, लेकिन रॉयटर्स के साथ ही वो बाकी मीडिया ने भी दे दी कि जब ये अप्रैल और सितंबर के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान तलखियाँ अरूज पे थीं और ये ख़तरा था कि इसराइल अटैक ना कर दे ईरान पे, तो ईरान में रशिया के मिज़ाइल एक्सपर्ट्स, एडवांस मिज़ाइल एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उनके वीआईपी जो उनके नाम भी बाकायदा, वो जो उनके सीनियर फौजी हुकाम थे, सात वो 2 तैयारों में वो आ गए थे तेहरान। और उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया था इसराइल को कि अगर यहाँ पे अटैक होगा तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे रशिया मौजूद है। अच्छा, ये जो है ये रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 25th रशियन मिसाइल एक्सपर्ट्स फ्लू टू ईरान ड्यूरिंग क्लैशेस विद इसराइल। जब ये पहले जब क्लैशेस हो रहे थे ना और शदीद ख़तरा था इस बात का, तो उसमें उस वक्त ये हुआ था कि रशिया के जो मिसाइल एक्सपर्ट्स थे वो ईरान आ गए थे। इसको सऊदी अरेबिया का मीडिया भी कोट कर रहा है, 26th रशियन मिसाइल एक्सपर्ट्स ट्रैवल टू ईरान ड्यूरिंग क्लैशेस विद इसराइल। अच्छा, अब ये जो है ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और ये ऐसी चीज़ थी जो ये मैसेज कन्वे हो गया था उस वक्त इसराइल को भी और अमेरिका को भी, अगर ईरान को हिट करते हैं तो यहाँ पे रशिया मौजूद है, और रशिया ने मैसेज कन्वे भी कर दिया था। लेकिन अब तो पुतिन और ट्रंप की डायरेक्ट बात हो गई, तो वो ईरान का मसला भी हल करने जा रहे हैं। अरब ममालिक के अंदर कोई मसला नहीं खड़ा हुआ, और जो ये 1967 का बॉर्डर इस प्लान का हिस्सा है, 1967 का बॉर्डर। और अहमद शरा का कहना यह है कि 1967 का बॉर्डर जो है, हम इसको इंश्योर करेंगे कि 1967 का बॉर्डर जाए, यानी गोलान हाइट्स हमें मिलेंगी। और वो ख़ास तौर पे जो गए हैं वहाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम गज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ तो हैं, लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे खुद आया हूँ अरब समिट में, कि गोलान हाइट्स सीरिया की हैं और सीरिया को वापस मिलनी चाहिए। तो इसको मेरी तरफ से आप इसको, मैं मेन इस वक्त हूँ इसका फरीक,
इस माहदे का कि 67 की बाउंड्रीज होंगी और गोलान की पहाड़ियाँ हमारे पास होंगी, वरना मेरा नाम अहमद शारा है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, ये नेतन्याहू को बता दें। अच्छा, तो अब ये है कि ये प्लान यहाँ से मंजूर हो गया, ये अमेरिकन इसको अप्रूव करने जा रहे हैं। स्टीव विथकॉफ उनको पहले उन्होंने ज़ाहिर कहा था मुतबादिल दें, हॉल हेल आउट, तो हॉल हेल आउट जो है ना वो इधर हुई है नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की पे। तीसरी बात ये है कि इसमें उन्होंने टैरिफ्स आज लगा दिए कनाडा पे, कनाडा ने जवाब में टैरिफ्स लगाए, और मेक्सिको पे लगाए, मेक्सिको अभी खामोश है। चाइना पे लगाए उन्होंने 10 से 20%, चाइना ने जवाबी लगा दिए उन पे, बीफ और सोया और ये सारी चीज़ें जो अमेरिका से आती हैं वो जवाबी लगा दिए। लेकिन अभी वो बात टच नहीं हुई जहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जाती हैं अमेरिका को, उनको नहीं रोका चाइना ने, क्योंकि अभी वो डील, ग्रेट बिग ग्रेट डील अभी कहीं ट्रंप की होनी है शी जिनपिंग के साथ, जिसकी वजह से अभी ये मेरा ख्याल है कि ये हवाई फायर हुआ है, उधर से हुआ, टैरिफ आयद कर दिए, उधर से जवाबी टैरिफ आयद हो गए। लेकिन आप ये देखें कि गज़ा का पैरेलल प्लान आ गया, नेतन्याहू जो है वो अंडर द बस चले गए, और ये खबर आ रही है कि जब ये अटैक हो रहा था, अटैक करने का इरादा था इसराइल का, तो रशियंस पहुँच गए थे ईरान में और मैसेज दे दिया था कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया एक बेहतरी की तरफ पहले 24 घंटों में तो गई है, आज देखें क्योंकि पल पल तब्दील हो रही है सूरत हाल, तो कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज देखें कि ट्रंप रात को जो कांग्रेस का जो इजलास है उससे क्या खिताब करते हैं। अमेरिका की रात होगी, हमारी सुबह होगी, और ये है कि इन तमाम भूचालों में पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उनको हल करके बतौर रियासत, बतौर पाकिस्तानी हम आगे कैसे निकलते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।